हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान का एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के प्रश्न देखेंगे, वो भी 50 एमसीक्यू टाइप के प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। कल यानी 2 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, आपका फाइनल एग्ज़ाम है। ठीक है, क्लास 8 का। तो इसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे प्रबल संभावना है कि आपका जो है 40 इस क्वेश्चन से आने का संभावना है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपका इस वीडियो से पूरा का पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से। तो पहला प्रश्न कुछ इस टाइप का है। कहता है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उत्तक। ठीक है, जिसकी रचना उद्गम और कार्य क्या हो, समान हो, उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव कौन सा है, इसमें दिया है ऑप्शन में कि मक्खी, केचुआ, अमीबा, और ऑप्शन डी है आपका तितली। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सजीव के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीव की इकाई जो है, सजीव की शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? तो वो कोशिका हो जाएगा। ठीक है, सजीव की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार अगला चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से अधातु कौन सी है। अधातु की बात कर किया जा रहा है, तो अधातु में आपका सल्फर हो जाएगा, कार्बन भी हो जाएगा, ऑक्सीजन भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सल्फर भी क्या है? एक अधातु है, और कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न 5वां नंबर का है। कहता है निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? पटाखों में। ठीक है, ये भी सही उत्तर होगा, क्योंकि पटाखों में भी क्या धातुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उर्वरकों में भी किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। खाना बनाने के बर्तनों में भी किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। विद्युत की सुचालक है, ऐसी कौन सी धातु है? यहाँ पर दिया है कार्बन, फास्फोरस, ग्रेफाइट और सल्फर। तो कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो ऐसे तो जो अधातुएं होती है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक जो है धातु है जो कि अधातु है जो कि क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। वो क्या है? वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत के सुचालक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है नमक। ठीक है, ऑप्शन बी है खाद्य तेल, ऑप्शन सी है चीनी, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए हम लोग इनमें से सभी का उपयोग करते हैं, यानी कि नमक का भी करते हैं, खाद्य तेल का भी करते हैं, और चीनी का भी करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न 8वां नंबर का कहता है कि लेग्यूम पौधा की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। लेग्यूम पौधा के जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। तो कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? वो होता है राइजोबियम। कौन से उपस्थित होता है? राइजोबियम। राइजोबियम ऑप्शन आपके ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। ठीक है, भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। तो भिंडी की पीत जो है ये किस सूक्ष्मजीव से होता है? तो ये होता है विषाणु से। किससे होता है? विषाणु से होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वंचित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया कहलाती है। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर वंचित धातु को निक्षेपित करने
की प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं? विद्युत लेपन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक क्या हो जाएगा? तो नींबू का रस भी एक क्या है? सुचालक है। ठीक है। नल का पानी सुचालक है, सिरका भी सुचालक है, परंतु आसुत जल जो है ये क्या हो जाएगा? ये कुचालक हो जाएगा। विद्युत का क्या होगा? कुचालक हो जाएगा। ठीक है। शुद्ध अशुद्ध जल। ठीक है, अशुद्ध जल। चलिए जल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुचालक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 12वां नंबर का, कहता है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? ऑप्शन है धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में और इलेक्ट्रोप्लेनिंग इलेक्ट्रो पेंटिंग में। ठीक है, तो इलेक्ट्रो पेंटिंग में यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, इन सभी में हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 13 नंबर का, कहता है निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? जीवों के जनन के अलैंगिक विधि क्या हो जाएगी? तो निषेचन। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? अलैंगिक विधि है जीवों के जनन की। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 14 नंबर का प्रश्न कहता है कि बाह्य निषेचन किस में होता है? तो बाह्य निषेचन जो है ये किस में होता है? ये मछली में भी होता है। ठीक है, और स्टारफिश में भी होता है और मेढक में भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो वो बनता है युग्मनज। ठीक है, क्या बनता है? युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो दो सतहों पर संपर्क के कारण जो बल लगता है उसको बोलते हैं घर्षण बल। उसको क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण बल बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है एकांक क्षेत्र पर कार्यतर बल को क्या कहते हैं? ठीक है, एकांक क्षेत्र पर कार्यतर बल या लगाया गया बल को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब, यानी कि प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित बलों में कौन सा संप्रकृत बल है? निम्नलिखित बलों में कौन सा संप्रकृत बल है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पेशीय बल। पेशीय बल क्या हो जाएगा? ये जो है एक संपकृत बल हो जाएगा। संपकृत बल हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूक्ष्म नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? सूर्य नाभिकीय। ठीक है, सूर्य नाभिकीय प्रक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है प्रकाश और ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश जो उत्सर्जित करती है। क्या करती है? उत्सर्जित करती है, यानी कि दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दोनों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? किसी पदार्थ के लिए दहन के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। वो पदार्थ जो दहनशील, जो जलने लायक हो, वैसी पदार्थ होनी चाहिए। ज्वलन ताप होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? ज्वलन ताप होनी चाहिए, यानी कि उसमें क्या होनी चाहिए? तापन होनी चाहिए, ज्वलन ताप होनी चाहिए उसमें। और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन क्या होती है? जलता नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन होना चाहिए, तब जाकर ये तीनों होगा तभी कोई वस्तु, कोई पदार्थ क्या होगा? जलेगा। कोई पदार्थ क्या होगा? तभी जलेगा, दहन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है।
ठीक है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। तो जनन परिपक्वता कब आती है? जब आप किशोरावस्था में होते हैं तब जीवन में क्या होती है? जनन परिपक्वता आती है, मतलब परिपक्वता आने लगती है। ठीक है, तो किशोरावस्था की उम्र क्या होती है ये पूछा जाए तो होता है 11 से, ठीक है, 19 वर्ष की जो आयु होती है वो क्या होती है? किशोर वर्ष की उम्र होती है, टीन एज इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की व्यवस्था में अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? वो उत्तरदायी है आपका एंड्रीनेलिन। ठीक है, एंड्रीनेलिन आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उसके पिता जो है उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? यदि आपतन कोण, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, इसमें कोई किरण आ रहा है, ठीक है, आपतन कोण, ठीक है, ये किरण आ रहा है और ये किरण इसमें जो है सटने के बाद क्या हो रहा है? परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो इस कोण की मान यदि 30 है, इस कोण की मान यदि 30 है तो इस कोण की मान क्या होगी? तो इस कोण की मान यानी कि परावर्तन कोण का मान क्या होगी? तो ये भी 30 ही होगी। यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि 30 ही होगी। तो 30 किस ऑप्शन पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होती है? तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। ठीक है, समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने पर रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है तो उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। काटी गई फसल से बीजों बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो थ्रेसिंग। क्या कहते हैं उसको? थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थ्रेसिंग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए, 14% से कम होनी चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? किसानों का जो मित्र होता है वो होता है केंचुआ। क्या होता है? केंचुआ। केंचुआ क्या होता है? किसानों का मित्र होता है, दोस्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह की जो तापमान होती है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होती है, 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह क्या हो जाएगा? प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस ग्रह का द्रव्यमान जो है सबसे अधिक होता है? तो किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह जो कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है किसको? मंगल को। और भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा और शाम का तारा जो है, शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? वो जो है शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि चारों के चारों आप लोगों को बता दिए। नीला ग्रह शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र को, नीला ग्रह पृथ्वी को, और शाम का तारा भोर का तारा शुक्र को, सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होती है? किस ग्रह का होती है? तो बृहस्पति का होता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है घर्षण हमेशा क्या होती है? घर्षण हमेशा जो होती है, घर्षण हमेशा क्या होती है? तो घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है। ठीक है, आरोपित बल का क्या करती है? घर्षण हमेशा आरोपित बल का विरोध करती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर,
ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है 35 नंबर का, घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण किस पर निर्भर करता है? वो पृष्ठ जो है पृष्ठ की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और वस्तु के भार पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों क्या है, सही है, दोनों सही है। ऑप्शन ए बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि घर्षण बढ़ने का तरीका, घर्षण बढ़ाने का जो तरीका है वो निम्न में से क्या है? तो घर्षण बढ़ाने का जो तरीका हो जाएगा वो सतह को रुखड़ा करके हम लोग घर्षण को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा नायलन हो जाएगा, नायलन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नायलन, ठीक है, नायलन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन 4R में नहीं है? तो यहाँ पर 4R में कौन नहीं है? रिड्यूस, रिड्यूस तो है, ठीक है, रीयूज भी है, रिसाइकल भी है, लेकिन रिमूव नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? पिघल जाएंगे लेकिन जलेंगे नहीं, तो कौन है ये? है नायलन, ठीक है, नायलन जो है पिघल जाता है मगर जलता नहीं है, पिघल जाएंगे मगर जलेंगे नहीं, ये कौन कहता है? नायलन कहता है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है, प्रवृत्ति नहीं, आवृत्ति की मात्रक क्या होती है? तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं HZ से, ठीक है, HZ से हम लोग इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, इसको HZ से हम लोग दिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है एक कंपन में लगे समय को क्या कहेंगे? तो एक कंपन में लगे समय को जो है आवर्त काल कहते हैं, क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या आता है? ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में, केवल वायु या गैस में, या ठोस द्रव गैस में, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु में भी, ठीक है, द्रव में भी, गैस में भी और ठोस में भी, ठीक है, यानी कि तीनों में आपका हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है 43 नंबर का, किसी आवेशित वस्तु से किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी आवेशित वस्तु को आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है जो है भूस्पर्ण कहते हैं, भूस्पर्ण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? ठीक है, भूकंप की शक्ति को कैसे मापा जाता है? भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो परिणाम को सेस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? सेस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला 45 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋण आवेश, एक धन आवेश। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बदलाव को क्या कहेंगे? ठीक है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बदलाव को क्या कहेंगे? तो तरल कण के जो है वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बदलाव को कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको कहेंगे जो है एरोसोल, क्या कहेंगे? एरोसोल, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो है वो आपका 20.95 है, ठीक है, 95% है। लेकिन औसत में बात करें तो जो है लगभग कितना होता है? लगभग जो होता है 21% होता है। तो लगभग 21% ही है ना, तो इसको 21 जो रहेगा तो 21 को आप परसेंट मार सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल हो जाएगा
क्या है, पुनः वन रोपण, ठीक है, पुनः वन रोपण, ये इसका क्या हो जाएगा, पुनः वन रोपण क्या हो जाएगा, अस्थाई हल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला 49 नंबर का प्रश्न है, 49 नंबर का प्रश्न है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना जो है ये पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम ना रहे तो आप कोयला को भी मार सकते हैं। तो काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला लास्ट प्रश्न है 50 नंबर का, कहता है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, जल तो प्राकृतिक संसाधन है भाई, और हवा भी प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कपड़ा मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए तो यहीं पर आप मेरा वीडियो जो है ख़त्म होता है, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इसी तरह से और एक वीडियो डाला गया है साइंस का, ठीक है, साइंस का और एक वीडियो डाला गया है, यानी कि विज्ञान का और एक वीडियो डाला गया है, उसको भी आप देख लीजिएगा, और कल के एग्जाम में आप जाइएगा फाड़ के आ जाइएगा, ठीक है। और इसी तरीके से और वीडियो डाला जाएगा सोशल साइंस का, हिंदी का, ठीक है, मैथ का, सभी का डाला जाएगा। तो आप लोग जो है कॉमेंट में बताइएगा किसका डाले इसके बाद ही। चलिए ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।